हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सभी जानते हैं कि किस्मत ना अपना वही लिख सकता है या बदल सकता है जिसमें कि गढ़ने की ताकत हो और हिम्मत। ऐसा नहीं कि अगर हम भगवान भरोसे बैठे रहे तो भगवान मेरे किस्मत को बहुत अच्छा से लिख सकते, क्या पता भगवान भी हो सकता है आप ही के भरोसे बैठे। इसलिए हमको उम्मीद है कि आप अपने पढ़ाई को एकदम फोकस और कंसंट्रेट करके घर में बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लिए भी, मेरे लिए भी और अपने फ्यूचर के लिए। तो बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चन के लिए बहुत अटेम्प्ट किया, इस बात का मुझे बहुत खुशी है। बात अलग है कि वो क्वेश्चन का आंसर राइट हो या रॉन्ग हो, इट इज नॉट मैटर, बट यू कैन अटेम्प्ट, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। अब क्वेश्चन का आंसर ना राइट क्यों नहीं आया, इस बात को एनालिसिस करना पड़ेगा। राइट आंसर है 111 ग्राम। तो क्यों नहीं आया राइट? क्योंकि हम लोगों ने रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर जब बताए थे तो फॉर्मूला बताए थे P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A इज इक्वल टू क्या था, काई सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो किसके बराबर होता है Mb डिवाइडेड बाय Na प्लस Mb। आप लोगों ने Mb को नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे? जब वो वेरी डाइल्यूट होगा तब नेग्लेक्ट करना है। क्वेश्चन में तो कहीं ऐसा डाइल्यूट के बारे में लिखा ही नहीं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेपर प्रेशर हैव टू डिक्रीज बाय 25%। सॉल्यूट के बारे में नहीं, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया कितना परसेंटेज से, तो 25%। इसलिए ध्यान रखें कि अगर क्वेश्चन में डाइल्यूट सॉल्यूशंस बोलता है या सॉल्यूट का कंसंट्रेशन 5% या उससे लेस होगा, तब जाकर के हम यूज कर सकते हैं इसको नेग्लेक्ट करके। अगर नहीं होगा तो हम लोग किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम ना आप लोगों पे एक फॉर्मूला बताया था कि कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं डाइल्यूट से बनाया कि कंसंट्रेटेड से। तब हम एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमको मोलर मास निकालना हो, गिवन मास निकालना हो, तो सबसे इजी तरीका इससे बनाएंगे। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और इक्वल टू किसका, Nb by Na। व्हाट इज Nb? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। P हम लोग किसको कंसीडर किए, सॉल्यूट को, और A किसको कंसीडर किए, सॉल्वेंट को। तब आंसर राइट आएगा। अब देखिए हम बना करके उस क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन चैलेंज का ना आंसर बताने जा रहा हूं। देखिए आंसर क्वेश्चन का क्या, व्हाट मास ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इसका नाम क्या है, यूरिया, नीडेड टू बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 25%। मतलब हम लोग को यूरिया डिसॉल्व करना है। कितना यूरिया डिसॉल्व करना है जिससे कि वेपर प्रेशर ना डिक्रीज होना चाहिए। कितना में डिक्रीज होना चाहिए, तो 25%। तो अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए गिवन पहचानना पड़ेगा। मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, कितना है, तो 100 ग्राम। देखिए हम लोग को निकालना क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है, तो यूरिया। यू हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ सॉल्यूट। इसको हम लोग W सॉल्यूट बोलते हैं। अगर ये सॉल्यूट यूरिया है तब तो मोलर मास ऑफ यूरिया हम लोग को पता है कितना होता है, 60, क्योंकि फॉर्मूला बताया था NH2CuNH2। अब बच्चों ये देखना है कि हम लोग को क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज हैव टू बी डिसॉल्व टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर बाय 25%। फिर अगर ये 25% डिक्रीज होने का बात कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 25% डिक्रीज है तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि लेट द इनिशियल वेपर प्रेशर, या जिसको हम लोग P नॉट A, X Y Z जो मानना है मान सकते हैं हम लोग ना, डायरेक्ट 100 पर मान लेते हैं। अब अगर ये 100 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 25% इज टू बी डिक्रीज, यानी 25% अगर डिक्रीज हो गया तो फाइनल प्रेशर कितना बचेगा, 75%। According to question, 25% वेपर प्रेशर is decreases। तब हम लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी PA कितना बचेगा, तो 75% ऑफ P नॉट A।
यानी प्योर सॉल्वेंट का सिर्फ कितना बच रहा है 75%। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या 75/100 into 100 जो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा। या डायरेक्ट हम लोग ले सकते हैं डिक्रीज इन वेपर प्रेशर जिसको डेल्टा पी कितना लेना है तो 25 कितना 25। तब देखिए अकॉर्डिंग टू RLBP क्या पढ़े थे याद करिए कि P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाई P नॉट A इज इक्वल टू काई सॉल्यूट। काई सॉल्यूट का मतलब होता है NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। देखिए अब P नॉट A कितना मानेंगे हम लोग कंसीडर किए 100। PA क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर 25% डिक्रीज हो गया तो रिमेन कितना बचा होगा 75, इसलिए हम लोग इसको कितना लिए 75 यानी 75/100। NB क्या होगा गिवन मास, अब वो तो हमको निकालना है तो W सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 60। फिर देखिए वाटर का नंबर ऑफ मोल कितना होगा तो 100/18 प्लस W सॉल्यूट बाय 60। अब इसको सॉल्व करना होगा। अब जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे क्या आ गया 25/100 इज इक्वल टू W सॉल्यूट बाय 60 और 100/18 कितना आएगा 5.55 प्लस W सॉल्यूट बाय 60। ये कैंसिल हो जाएगा 1/4। तो देखिए 1/4 जो आ गया W सॉल्यूट। अब ये 5.55 प्लस, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी क्या आ जाएगा इधर मिटाते हैं। देखिए आ गया कितना 1/4 इज इक्वल टू क्या है W सॉल्यूट बाय 60 डिवाइडेड बाय 5.55 प्लस W सॉल्यूट बाय 60। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्या आ जाएगा बताइए 5.55 प्लस W सॉल्यूट बाय 60 is equal to 4 into W solute by 60। अब इसको देखिए 4 into W solute by 60, ये भी W solute by 60, इसको उठा करके इधर लाते हैं, क्या आ जाएगा 5.55 is equal to 4 into W solute by 60 minus W solute by 60। अब ये 60 तो कॉमन है, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.55 is equal to 60 एलसीएम 4 W solute minus W solute, यानी कितना आ गया 5.55 is equal to 3 W solute by 60। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कैंसिल कर देते हैं 20 बार में, ये इधर चला जाएगा 20 into 5.55 is equal to W solute। जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा तो आ जाएगा W solute is equal to 111 ग्राम, यही आंसर होगा। यानी what mass of urea is required, तो 111 gram of urea is required in 100 gram of water to decrease the vapor pressure by 25%। तो ये आप लोगों को कॉपी करना। तो बच्चों अब ना इस चैप्टर के हम लोग एंड पे पहुंचने वाले हैं। हम लोगों ने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा और उस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मोस्ट एप्लीकेशन क्या बताया था आपको कि सबसे मोस्ट एप्लीकेशन है इट हेल्प टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और जब ना कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट किया गया तब साइंटिस्ट को पहले तो स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं मिला, जैसे आप लोग पहले स्टार्ट करते तो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम, फिर धीरे 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 जब उस पर डीपली देखा तब उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया, जिसके चलते एक नया टॉपिक जनरेट हो गया, दैट्स नेम इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास देखिए बॉडी बता रहा है ऐसा मॉलिक्यूलर मास जो नॉर्मल नहीं निकला,
दैट इज कॉल्ड द एबनॉर्मल। अब एबनॉर्मल का मतलब ये होता है कि नॉर्मल से थोड़ा हट करके। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी को पार्टी में इनवाइट कर देते हैं, देखते हैं पतला दुबला है बेचारा, कितना खाएगा, 3-4 पूरी खाएगा, और वो जैसे ही पार्टी में आता है, हमको क्या पता है वो कल से नहीं खाया, पार्टी में आने के लिए दबा के खाना शुरू करता है, 4-5 के जगह जितना हम एक्सपेक्टेशन किए थे उससे वो ज्यादा खा लेता है। दैट इज द कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल। ये कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बहुत हेवी हट्टा कट्टा है, हम लोग इमेजिन करते हैं कि बेचारा बहुत खाएगा, 10-12 पूरी खाएगा, जब उसको पार्टी में इनवाइट करते हैं पता चला 2 ही पूरी खाए। तो हम जो एक्सपेक्टेशन किए थे उस एक्सपेक्टेशन से जब डिफरेंट वैल्यू आ जाता है, उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जैसे आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन में कभी कभी होता है, कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में कोई लड़का कम मार्क्स का लिखता है, बाय लकली उसको ज्यादा मार्क्स आ गए, बेचारा इतना खुश होता है कि मत पूछिए, पार्टी पे पार्टी चलते रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जितना एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इतना मार्क्स आएगा, वो उतना मार्क्स से कम आ जाता है, तो बेचारा पूरा आंसू पानी बहाए रहता है दिन भर। तो वैसे यहां है कि इट इज एबनॉर्मल। एबनॉर्मल वर्ड का मतलब है एक्सपेक्टेड मोलर मास से ये डिफरेंट आ गया, या तो कम हो सकता है या तो ज्यादा हो सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे थोड़ा सा देखिए समझना है, जैसे साइंटिस्ट जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो ये राइट आ गया। जब ये यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, कॉलिगेटिव हम बताए थे 4 प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। उसमें से किसी से भी निकाला तो दैट विल गिव द राइट आंसर। इसका 180 है तो 180 है, इसका 60 है तो 60 आ गया। तब तो साइंटिस्ट को बिलीव हो गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैन बी डील द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। और ये फर्स्ट एप्लीकेशन ही दे दिया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, दैट हेल्प टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड। लेकिन ना जैसी NaCl, और when we find out the NaCl को पानी में डिसॉल्व किया और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मास निकाला, तो इसका ना एग्जैक्ट मास कितना होता है, उससे सोचिए। सोडियम है तो 23, क्लोरीन है तो 35.5, आना चाहिए 58.5, पर जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाले तो ये 30 आ गया। कितना आ गया? 30। मतलब इट इज द डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेड ओरिजिनल मोलर मास। तब साइंटिस्ट का दिल टूट गया बेचारा, वो सोचा अब तक तो राइट आंसर आ रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो जितना हम एक्सपेक्टेशन किए दैट विल गिव द डिफरेंट वैल्यू, ये डिफरेंट आ गया, इसी कंडीशंस को नाम रखा है साइंटिस्ट क्या, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जैसे एसिडिक एसिड का निकाला नॉन पोलर सॉल्वेंट में, अब एसिडिक एसिड का ओरिजिनल मोलर मास ना 60 होता है, जो काउंटिंग कर सकते हैं, कार्बन कितने बार है तो 2 बार, हाइड्रोजन कितने बार है 4 बार, ऑक्सीजन कितने बार है 2 बार, सबको ऐड करिएगा तो दैट्स ओरिजिनल मोलर मास इज 60। पर when you find from the colligative property it will give 120 के अप्रॉक्स। मतलब इसमें एक्सपेक्टेशन से मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज हो गया, और इसमें जो है वो एक्सपेक्टेशन से मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ये कैसे पॉसिबल? जैसे हम क्या बताया कि एक्सपेक्टेशन से अगर वैल्यू कम आ गया तो दैट इज द कंडीशन ऑफ डिक्रीज मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए CH3COOH एसिडिक एसिड को जब नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए तो मास इसका आना चाहिए 60, पर when it determined by the colligative property that will give the 120। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अब यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास था वो डिक्रीज कर गया, और यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास से था वो इंक्रीज कर गया। अब साइंटिस्ट को यहाँ से प्रॉब्लम हो कि हम लोग जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला एप्लीकेशन यही था टू फाइंड आउट द मोलर मास। तो जब हम ग्लूकोज का मोलर मास निकाले, इसका मोलर मास 180 और यहाँ आंसर भी आ गया 180, इसका मोलर मास 60 था और आंसर भी आ गया 60, तो हम लोग समझने लगे एकदम राइट कैलकुलेशन है। चलो भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हेल्प करेगा, दैट हेल्प टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर। लेकिन भ्रम कब टूटा, जब हम NaCl का निकाले, जब हम CH3COOH का निकाले तो साइंटिस्ट को दिमाग में ऑब्जर्वेशन था,
Why cannot give the correct answer for the NaCl type CH3COOH type? मतलब कुछ तो गड़बड़ है, आपके को गड़बड़ क्या है? तब ना साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया कि आखिर ये गड़बड़ कहां से जनरेट हुआ और क्या गड़बड़ा, कोई तो देयर इज ए प्रॉब्लम, समथिंग, कुछ तो रॉन्ग चल रहा है इसके बीच में। तब ऑब्जर्वेशन क्या होना स्टार्ट हुआ, फिर से पूरा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा गया कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में किस पे डिपेंड करता है, तो डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर, जो हम लोग पढ़े थे। और ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जो याद करिए हम बताए थे कि सॉल्यूशन के सरफेस में सपोज करिए कि यहां 8 सॉल्वेंट पार्टिकल है। अब ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल अगर ये क्लोज कंटेनर था तो सब एस्केप करके वेपर में कन्वर्ट होगा और ये सब प्रेशर लगाएगा, दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। जितना मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा ये प्रेशर लगाता है, उसी को वेपर प्रेशर। और जैसे हम चीनी डिसॉल्व किए थे या शुगर डिसॉल्व किए, कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व के लिए जगह चाहिए, मान लिए 2 जगह चाहिए, तो हम तो एक्सपेक्टेड किए कि 2 पार्टिकल को शुगर का 2 पार्टिकल डिसॉल्व कर लिए, ये 2 जगह चेक किया, तो मेरे एक्सपेक्टेशन से वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हो गया, 8 में से 6 मॉलिक्यूल का डिक्रीज हो गया। मतलब ठीक ठाक आ रहा था, एकदम राइट। अब जब ये राइट करेक्शन से आ रहा तो डिपेंड किस पे कर रहा था कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, और डिक्रीज इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। बोला एकदम ठीक ठाक चला। जब तक हम ग्लूकोज डाले तब तक ठीक ठाक चला, जब तक हम यूरिया डाले तब तक ठीक ठाक चला, लेकिन जैसे ही NaCl डाले ये वैल्यू ही बदल गया। बोला ऐसा। अब ना साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन किया कि आखिर इससे और इसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन द ग्लूकोज एंड द NaCl पार्टिकल। इसलिए बोले साइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। बोला क्या डिफरेंस है, बोला ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन पोलर सब्सटेंस है, मतलब ना तो इसमें कहीं चार्ज है ना ही ये पार्टिकल जाके डिसोसिएट करता है। हम जैसे डिसॉल्व किए वैसी का वैसे जाकर के जगह चेक लिया, देयर इज नथिंग कैन बी। जैसे कुछ लड़का क्या होता है कि हम जितना बढ़ाते हैं उतना ही बढ़ता है, लेकिन कुछ लड़का क्या होता है कि हम जितना बढ़ा रहे हैं उससे भी वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव बना रहा है सब्जेक्टिव, तो सक्सेस करने का जो चांसेस होगा उसका प्रोबेबिलिटी ही ज्यादा होगा, चाहे वो कोई कुछ भी हो। वैसे ये जितना डिसॉल्व किए जाके उतना जगह चेक लिए, लेकिन जैसे ही NaCl को डाले इट इज ए पोलर, और इफ इट इज पोलर देन व्हाट विल हैपन कि NaCl को जैसे ही हम लोग पानी में डालते डिसोसिएट कर जाता है Na+Cl। मतलब ये जो एक साथ था, हम तो एक्सपेक्ट किए थे कि बोथ आर ऑक्युपाइंग द सेम स्पेस, ये एक पार्टिकल है एक ही जगह छेके, हम तो सोचे एक NaCl डाले तो एक ही जगह छेकना चाहिए ऐसे मान लीजिए यहां, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, जैसे ही हम NaCl डाले ये Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। हम एक्सपेक्टेशन किए थे कि एक स्पेस ऑक्युपाइड करेगा सरफेस पे, लेकिन ये कितना स्पेस ऑक्युपाइड किया, तो कितना, यानी मेरे अकॉर्डिंगली देयर इज अ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट कैन डिस्प्लेस, बट व्हेन इट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन इट इज डिस्प्लेस द 2 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करेगा। तो वेपर प्रेशर को जितना डिक्रीज करना चाहिए था उससे ज्यादा डिक्रीज कर गया, इट कैन बी डिक्रीज द मोर वेपर प्रेशर, और अगर वेपर प्रेशर ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, क्या हो गया, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यानी हम एक्सपेक्टेशन किए थे कि देयर इज ओनली वन स्पेस कैन बी ऑक्युपाइड, पर यहां पे स्पेस कितना ऑक्युपाइड कर रहा है, 2। अब छोटा सा एग्जांपल देके समझा देते हैं। फिर देखिए मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो 5 atm का प्रेशर लगा, जो हम स्टार्टिंग में भी बताए थे वेपर प्रेशर। तो टोटल सॉल्वेंट का कितना मॉलिक्यूल है, यानी ये वाटर है, वाटर का कितना मॉलिक्यूल है जब कुछ नहीं डिसॉल्व किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 5 into 8 is equal to 40, ये प्योर सॉल्वेंट हो। यानी हम एक्सपेक्टेशन किए थे कि वेपर प्रेशर कितना है प्योर सॉल्वेंट का 40, और एक NaCl डाल, तो हम एक्सपेक्ट किए कि एक ही जगह चाहिए, तो अब कितना रेस्ट कितना बचा सॉल्वेंट का, तो 1 2 3 4 5 6 7,
यानी 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। ये हम लोग का एक्सपेक्टेशन। लेकिन जैसे ही NaCl पानी में गया, ये तो ब्रेक कर गया, ये एक की जगह कितना जगह चेक लिया, एक और जगह चेक लिया। अब कितना बचा है रेस्ट, चेक करिए। 1 2 3 4 5 6, यानी 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। ये इसका रियलिटी। अब अगर ये रियलिटी है, दैट मींस व्हाट, कि हम एक्सपेक्टेड ये थे कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए 5, लेकिन डिक्रीज कितना हो गया 10। तो अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया 10, तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो गया, डिक्रीज करेगा। क्या हो गया, डिक्रीज करेगा। इट इज द मेन रीजन फॉर व्हाट, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। कि व्हाट इज द रीजन फॉर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो वो भी पढ़ेंगे। कब ऐसा हो गया, जब ये डिसोसिएट करेगा। चलिए सर डिसोसिएट करेगा समझो, लेकिन ये बढ़ कैसे गया, हाउ शुड इट कैन बी इंक्रीजेस व्हेन इट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। की जब हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए तो ये इंक्रीज कैसे करेगा। तो देखिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर जैसे हम स्टार्टिंग में वेपर प्रेशर कितना लिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, अब ये वाटर हटा देते हैं, अब बेंजीन रख देते हैं, कोई भी नॉन हो। हम एक्सपेक्टेशन किए कि इसमें टोटल सॉल्वेंट का कितना मॉलिक्यूल है, तो 8 है, तो 5 इंटू 8 कितना हो गया 40, जो प्योर सॉल्वेंट। हम क्या किए, 2 मॉलिक्यूल डाले CH3COOH और एक्सपेक्ट किए कि व्हेनेवर इट इज द 2 मॉलिक्यूल, तो ये जाकर के 2 जगह चेकेगा एसिटिक एसिड। तो बचना कितना चाहिए मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर, चेक करिए कितना मॉलिक्यूल बचा सरफेस पे, 1 2 3 4 5 6, यानी 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। ये हम एक्सपेक्टेशन किए कि 30 होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट हुआ व्हाट विल हैपन रियलिटी, कि जैसे ही हम CH3COOH को पानी में डालें, इट स्टार्ट द एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है जैसे हम ये ढक्कन और ये पेन अलग अलग किसी को दे दिए सामान रखने के लिए कि मेरे घर पहुंचा दो, तो हम घर में फोन कर दिए को 2 सामान देगा रखने के लिए, तो वो दैट इज एक्सपेक्टेड कि हम 2 सामान उसको दिए, वो 2 जाके घर में दे। लेकिन अगर सपोज करिए, इमेजिन करिए कि जिस लड़के को हम दिए वो सोचा कि ढक्कन इसको अलग क्यों रखे, एक साथ ऐसे लॉक कर दिया और ले जाके घर में। तो जब हम घर में पूछेंगे फोन करके कि आपको कितना सामान दिया, हाउ मेनी आर्टिकल दैट इट कैन बी गिवन, तो वो हमको कभी 2 नहीं बोलेंगे। जब भी आंसर आएगा उधर से कितना आएगा 1। हम एक्सपेक्ट किए थे कितना कि 2, लेकिन वो जा करके कॉम्बिनेशन करा दिया, कॉम्बिनेशन करके हमको कितना मिल गया, यानी मेरे एक्सपेक्टेशन से कम। वैसे ही जैसे इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे, हम लोग को पता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना शुरू करता है, इसका जो 2 मॉलिक्यूल है वो एक साथ ऐसे कॉम्बिनेशन कर जाता है। They start formation of hydrogen bond। अब ये जो पार्टिकल है वो एक में काउंटिंग होगा। क्यों सर इतना बड़ा एक में काउंटिंग होगा? क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ने ये नहीं बोला है कि साइज बड़ा है कि छोटा है। Colligative property only deals about the number of particle. It do not deals about the shape and size of the particle, कि साइज बड़ा है कि छोटा है, कि नाटा है कि मोटा है, कि काला है कि गोरा, से मतलब नहीं। सिर्फ मतलब किससे था, नंबर ऑफ पार्टिकल। हम कितना एक्सपेक्ट किए थे कि 2, लेकिन वहां जाकर के मर्ज हो गया तो कितना बच गया, यानी वो 2 जगह नहीं छेक रहा है, एक जगह छेक। यानी मेरे अकॉर्डिंगली टोटल सरफेस पे कितना सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल होना चाहिए था 6, लेकिन रियलिटी में कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 into 7 is equal to 35। ये रियलिटी। तो देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू से वेपर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, और अगर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है, यानी डिक्रीज कब होगा, जब डिसोसिएट होगा कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल, कब, सॉल्यूशन। और इंक्रीज कब होगा, जब वो एसोसिएट करेगा, कब, सॉल्यूशन। कब, सॉल्यूशन। तो देखिए एकदम सिंपल है कि व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास। पहले वर्ड को डिफाइन करना समझो कि इट इज मोलर मास का एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है डिफरेंट, इसका मतलब इट इज द डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस from their original expected value when it is determined by the colligative property।
मतलब जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाले तो ओरिजिनल मोलर मास से इसका वैल्यू क्या आ गया, डिफरेंट आ गया. सच डिफरेंट इन मोलर मास इज कॉल्ड एबनॉर्मल. इसका डिफाइन करेंगे और कंडीशंस बताएं. क्या क्या कंडीशन? तो पहला कंडीशन क्या हो गया कि जब वो डिसोसिएट होगा, क्या होना चाहिए, डिसोसिएट. और दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि जब वो एसोसिएट होना चाहिए. क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए. और एक और कंडीशन बोला जैसे हम लोग ना इमेजिनेशन किए कि ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए सॉल्यूशन बना है तो सॉल्यूट डिसॉल्व के बहुत ज्यादा सॉल्यूट देते, बहुत ज्यादा. और जब हम बहुत ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल देंगे तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. और जब ये बहुत एक दूसरे से क्लोज हो जाएगा तो ये आपस में इंटरेक्शन कर जाता है. दे हैविंग सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम, जिसको हम लोग नंबर ऑफ काइंड ऑफ इंटरेक्शन में भी पढ़ते हैं. जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, डाइपोल डाइपोल हो सकता है, इंड्यूस्ड डाइपोल हो सकता है, आयन डाइपोल हो सकता है. देयर इज अ नंबर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम. हम एक का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? जैसे इमेजिन करिए क्लास में 50 स्टूडेंट बैठा, अब किसी एक पर्टिकुलर को हमको चॉकलेट देना है, तो कैसे पॉसिबल? तो मेरे लिए तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियलिटी वाला बात हो जाएगा. तो सारा लड़का नीचे वेट करेगा, सर उतरिए बताते हैं फिर आपको. तो वैसे ही यहाँ है कि हाउ इट इज एक्सपेक्टेड कि हम एक का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर, इसको बोलते हैं टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. कि जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा देन इट कैन नॉट गिव द ओरिजिनल मॉलिक्यूलर मास, because at the highly concentrated solution particles are very close to each other, therefore it is very difficult to find out the molecular mass of a single particle. इसलिए हम लोग एक पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते. यानी तीन कंडीशन है. पहला डिसोसिएट, फर्दर एसोसिएट, और तीसरा कंडीशन जब सॉल्यूशन इज हाईली या टू कंसंट्रेटेड, तब हम लोग कभी भी ओरिजिनल मोलर मास नहीं निकाल सकते. उसी कंडीशंस के चलते इसका नाम रखा है एब. देखिए एबनॉर्मल मोलर मास का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट या सब्सटेंस that give different value from their original expected molecular mass. पर कब? when it determined by any colligative property of solution. अब CP का मतलब ही नहीं cannot place सोच लेना, colligative property of solution और such different molecular mass is called abnormal molar mass. Abnormal molar या molecular mass both are the same. So what is abnormal molar mass? So it is the molecular mass of a substance that give different value from their original expected molecular mass. और कब different value देगा? When it determined by any colligative property of solution, such different molecular mass is called the abnormal molecular mass. जैसा बताया था कि CH3COOH का एग्जैक्ट कितना 60, लेकिन जब हम colligative property से निकाल लिए तो उसका वैल्यू आ गया 120. That is called the abnormal molecular mass. तब ना टर्म्स आएगा कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर गेटिंग एबनॉर्मल मोलिकुलर मास. क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए जिससे हम लोग को ना एबनॉर्मल मोलिकुलर मास मिलता है. तभी हम जस्ट समझाए थे कि फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए. तो व्हेन सॉल्यूट इज डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, जब सॉल्यूट जाते के साथ टूट गया बेटा.
और जैसे ही वो ब्रेक कर गया, whenever it dissociates, its molecular mass it decreases from the expected value, मतलब जितना उसका molecular mass है उससे कम आ जाए। और सेकेंड क्या बताया कि when solute is associate, जब वो एसोसिएट कर गया किसमें, सॉल्यूशन में, और when it associate in solution, that's molecular mass is increases from the expected value, मतलब हम जितना एक्सपेक्टेशन किए उससे उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाएगा किस टर्म में, एसोसिएशन के टर्म में, और कम हो जाएगा किस टर्म में, तो डिसोसिएशन के टर्म में। ये बोथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और थर्ड कब होगा, तो व्हेन सॉल्यूशन इज हाईली कंसंट्रेटेड। अब हाईली कंसंट्रेटेड का मतलब क्या बताया कि जब बहुत ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स है, और जब बहुत ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल होगा तो देयर सॉल्यूशंस आर या देयर सॉल्यूट पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और जब वो क्लोज होगा तो हम लोग कभी भी ना उसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते। जैसे जब हम 15 या 26 जनवरी को परेड करने जाते थे ना स्कूल लाइफ में, तो क्लास का कुछ बच्चे को सिलेक्ट किया जाता था, तो हम लोग सोचते थे कि हम लोग को क्यों नहीं सिलेक्शन करता है, कि हम लोग बढ़िया नहीं करते हैं। तो क्लास में 70 स्टूडेंट था तो उसमें से 30 मान लीजिए 35 या 25 कोई सिलेक्शन होता, तो हम लोग समझते थे कि हम लोग का क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा, सर पार्शलिटी कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब हम लोग समझे तब ये समझ में आया कि अगर हम लोग ग्राउंड में 70 स्टूडेंट अगर खड़ा करते तो परेड कैसे करते, हाउ शुड इट हैपन, द परेड कैसे पॉसिबल होता। अगर सपोज करिए कि दे आर वेरी क्लोज, अगर एक लड़का दूसरे लड़के से बहुत क्लोज खड़ा होगा तो परेड कैसे होगा, बेचारा हाथ उठाएगा तो सामने वाले पे एक हाथ देगा, पैर उठाएगा तो एक लात दे देगा। इसलिए क्या होता था कि वहां परेड करने से पहले वहां पे एक 1 हैंड का डिस्टेंस लिया जाए। अब अगर 1 हैंड का डिस्टेंस लेंगे, अगर 100 लड़का को खड़ा करना है तो बहुत लंबा लाइन हो जाएगा। इसलिए क्या होता था कि दे आर हैव टू टेकन नंबर ऑफ स्टूडेंट के जगह पे सिलेक्टेड स्टूडेंट। वैसे जब हम सॉल्यूशन को हाईली कंसंट्रेटेड कर देंगे तो वहां नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्लोज आ जाएगा, और when they are very close to each other they having some force of attraction, therefore it cannot give the exact molecular mass। यानी ये 3 कंडीशंस हैं जब मॉलिक्यूलर मास ना डिफरेंट आएगा किससे, एक्सपेक्टेड वैल्यू से। पहला डिसोसिएशन के टर्म में, एसोसिएशन के टर्म में, और तीसरा हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और एक चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है कंपटीशंस के लिए, these are the 3 conditions where the solution cannot be obey the laws। जैसे लॉस को हम लोग क्या पढ़े थे कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, वहां भी वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है, और वेपर प्रेशर पे डिपेंड ही करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर वो डिसोसिएट हो गया तो हम जितना एक्सपेक्टेशन किए थे उससे पार्टिकल ज्यादा, अगर वो एसोसिएट हो गया तो हम जितना एक्सपेक्टेशन किए थे उससे पार्टिकल क्या हो जाएगा, कम। और जब ये नंबर ऑफ पार्टिकल क्लोज रहेगा तब कैन नॉट बी एग्जैक्ट। इसलिए रॉल्स लॉ भी कब फॉलो करता है, जब ना डिसोसिएशन होना चाहिए ना एसोसिएशन होना चाहिए, और डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब यही कंडीशन है एबनॉर्मल मोलर मास के लिए, और यही कंडीशन है लिमिटेशन ऑफ रॉल्स लॉ। अगर कभी भी एग्जाम में पूछे कि व्हाई रॉल्स लॉ डू नॉट ऑबे इन NaCl सॉल्यूशन, because NaCl solution can be dissociate their solute particle in solution, और dissociation के टर्म में रॉल्स लॉ का कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू। तब सवाल है कि हम लोग जितना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल बनाए तब तो रॉन्ग हो जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास निकाल ले डिसोसिएशन। इसलिए देखिए अब तक जितना भी न्यूमेरिकल बनाया ना उसमें हम लोग कभी भी पोलर नहीं लिए। हम लोग ग्लूकोज का बनाए, यूरिया का बनाए, शुगर का बनाए, नैप्थलीन का बना है, बट वी डू नॉट हैव टू टेक द NaCl सॉल्यूट। अब यही कंफ्यूज कर जाता है सब कि सर हम लोग ना मॉलिक्यूलर मास जो निकाले वो तो रॉन्ग हो गया। नहीं, नॉन पोलर और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जितना भी निकालेंगे वो सब राइट, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट का निकाले, NaCl का निकाले से तब तो ये रॉन्ग वैल्यू आ गया। आना चाहिए था 58.5, आ गया 30। अब बोला इसको करेक्ट कैसे किया जाए भाई, तब तो पूरा का पूरा कंसेप्ट हम लोग का फालतू है। बोला जो हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े उससे तो कभी राइट आएगा। तो साइंटिस्ट है, कुछ ना कुछ पूरा बात को दिमाग लगाता है।
तब ना एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था वेंट हॉफ. That's name is the Went Hoff, which can be explained the correction of abnormal molar mass. बोला इस abnormal molecular mass को हम करेक्ट कर सकते हैं. बोला कौन से फैक्टर से? तो जिस फैक्टर से वो दिया उसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, और इसी का नाम है वेंट हॉफ फैक्टर. बोला एकदम इजी है, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड में करेक्ट. बोला कैसे? बोला देखिए करना क्या है, सोचिए. हमको लाना है 58.5 एग्जैक्ट, जबकि है मेरे पास कितना 30. तो बताएंगे कितना सिंपल सा दिया टर्म जिससे कि 58. वेंट हॉफ जो साइंटिस्ट था ना, वो एक फैक्टर एक्सप्लेन किया. कौन? आई. दैट हेल्प टू करेक्ट द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. बोला कैसे? प्लस साइंटिस्ट है, पूरा पाथ होता है. बोला तुरंत हम करेक्ट कर सकते. बोला कैसे भाई? बोला NaCl का एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास कितना है? 58.5. आ गया कितना? 30. बोला कुछ नहीं, जादू बनकर. बोला कैसे भाई? बोला हम लोग जो NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकाले वो 30 आ गया. लाना कितना है? 58.5. बोला कुछ मत करिए, 58.5 by 30 is 22. बोला ये 30 कैंसिल हो जाएगा. एग्जैक्ट कितना आ गया? 58.5. खत्म. इट इज अ फैक्टर दैट एक्सप्लेन द. बोला कुछ नहीं करना है, जितना इसका एग्जैक्ट मोलर मास है उसको न्यूमरेटर बना देना है, और जो मॉलिक्यूलर मास हम ऑब्जर्व किए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से उसको डिनोमिनेटर बना देना है, डिवाइड कर देना है. एकदम मेरा एग्जैक्ट आंसर आएगा. किसी के भी देखिए, मतलब ये हो गया एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास और ये है एबनॉर्मल. आराम से आ गया, यही इसका डेफिनेशन है. बोला जैसे हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे CH3COOH का, मेरे अकॉर्डिंगली आना चाहिए था कितना? 60. आ कितना आ गया? 120. बोला कोई दिक्कत नहीं. इसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास कितना है? 60. एबनॉर्मल कितना है? 120. डिवाइड कर दिया 120 कितना आ गया? 60. और बोले सर टाइम पास कर रहे नहीं, यही इसका डेफिनेशन. इट कैन बी करेक्ट. हाउ शुड इट करेक्ट? बोला हम लोग ना रेशियो पुट कर देंगे. किसका रेशियो पुट करना है? तो इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट टू द एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट, और दैट रेशियो विल गिव द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. वो खुद ब खुद एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास आता है, और यही वेंट हॉफ फैक्टर है. व्हाट इज वेंट हॉफ फैक्टर? तो वेंट हॉफ कैन गिवन टू एक्सप्लेन the correction of abnormal molar mass. ये करेक्शन बताना स्टार्ट किया किसका? तो abnormal molar mass. कैसे? तो एकदम सिंपल. It is the ratio of normal molar mass to the abnormal molar mass that obtained by the colligative property, या exact molar mass divided by observed molar mass by colligative property. exact किसको बोलते हैं? तो जो हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं, जैसे NaCl का कैसे निकालते हैं? सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, तो वो हो गया एग्जैक्ट मोलर. और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको दिया वो होता है एबनॉर्मल. तो यही इसका डेफिनेशन है जो हम लोग लिखे कि व्हाट इज वेंट हॉफ फैक्टर. तो इट इज ए फैक्टर दैट गिवन बाय वेंट हॉफ. ये तो सबको पता है कि वेंटे ऑफ दिया होगा, पर इज्जत देना पड़ता है. गिवन बाय वेंट ऑफ टू एक्सप्लेन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन. और जब कुछ नहीं है ना तो डायरेक्ट डेफिनेशन लिख दीजिए, एकदम मैथमेटिकल. है क्या ये? तो पैराग्राफ चेंज करके लिखना पड़ेगा. इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट टू द एबनॉर्मल मोलर mass of solute obtained by colligative property. Such ratio is called I.
आई मतलब इन्हें क्या, आई इज ए वेट ऑफ फैक्टर, क्या है, तो आई इज इक्वल टू वेट ऑफ फैक्टर, यानी वेट ऑफ फैक्टर दैट इज आई इज इक्वल टू रेशियो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास divided by abnormal molecular mass। बस सिंपल सा दिया। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में लिखना है तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो उल्टा हो जाएगा, मतलब ऑब्जर्व वाला ऊपर और इसी एबनॉर्मल को ना ऑब्जर्व भी मोलर मास बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ये किससे निकालते हैं, ऑब्जर्व बाय सीपी। सीपी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में लिखना होगा तो हम क्या बताएं, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर रखना है, मतलब जो हम थ्योरेटिकल निकालेंगे और जो एक्सपेरिमेंटल होगा वो नीचे, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, और ये है वेट ऑफ फैक्टर। तब तो इसका यूजेस पढ़ना है, ये एप्लीकेशन पढ़ना है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ वेट ऑफ फैक्टर, कि आखिर हम लोग को इससे फायदा क्या, और कैसे पता चलेगा कि वेट ऑफ फैक्टर कब राइट वैल्यू बता रहा है, कब रॉन्ग वैल्यू बता रहा है, तो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए अगर हमको एप्लीकेशन ऑफ वेट ऑफ फैक्टर या यूसेस ऑफ वेट ऑफ फैक्टर समझना है तो कुछ टर्म्स पहले समझना पड़ेगा। पहला एप्लीकेशन क्या है, तो इट एक्सप्लेन करेक्शन ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए जब एबनॉर्मल का कंडीशंस आ गया तब थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, जितना देखिए बेस्ट डीपली जाके समझिएगा उतना अच्छा मजा आएगा पढ़ने में। जैसे हम लोग अब तक जितना न्यूमेरिकल बना रहे थे रॉन्ग तो हो ही नहीं रहा था, ग्लूकोज का निकाले, यूरिया का निकाले, नेफ्थलीन का निकाले, बेंजीन का निकाले, टॉल्विन का निकाले, क्यों नहीं रॉन्ग हो रहा था, क्योंकि अगर हम लेते हैं फॉर नॉन पोलर कंपाउंड, जितना भी नॉन पोलर कंपाउंड ले लें, या इसी को ना नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जो पानी में टूटता ही नहीं, जो इक्विलिब्रियम में पड़े और ऐसे भी जानते हैं कि व्हिच कैन नॉट बी डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन। जैसे हम कितना भी वीडियो बना ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके लिए जो पड़ता ही नहीं, जो मस्त टांग के सो रहा है, चाहे वो लॉकडाउन हो चाहे बिना लॉकडाउन हो, चाहे जैसे उसके लिए क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं, जैसे चल रहा दिन वैसे ही वैसे ऐसे कंपाउंड्स के लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि दे आर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इट नाइदर डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, यूरिया, जैसे एग्जांपल क्या है ग्लूकोज, जैसे एग्जांपल क्या है सुक्रोज या शुगर पार्टिकल, दीज आर द एग्जांपल व्हिच इज द नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे बेंजीन, टॉल्विन, नेफ्थलीन, साइक्लोहेक्सेन, मोस्ट ऑफ देम आर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर कंपाउंड है, तो ना ये डिसोसिएट करेगा ना एसोसिएट करेगा। तब याद रखना है कि ऐसे के लिए आई का वैल्यू 1 है, तो हम 1 का वैल्यू पुट करें या नहीं पुट करें क्या फर्क पड़ जाएगा, इसलिए मेरा इसमें रॉन्ग नहीं आ रहा था आंसर, बिकॉज इट्स वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 1। आई का वैल्यू कितना है, 1, और 1 का मतलब क्या होता है कि दैट कैन बी गिव एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास, आइदर तुम थ्योरेटिकल कैलकुलेट करो या हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट। लेकिन यही जब थर्ड कंडीशन आ गया फॉर डिसोसिएशन, अगर सॉल्यूट डिसोसिएट करेगा, अगर ये डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट है, फॉर डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, तब द आई का वैल्यू हमेशा ब्रेन में रखना है कि ग्रेटर देन 1 आएगा, इट इज नॉट लेस देन, मॉलिक्यूलर मास लेस आएगा, लेकिन आई का वैल्यू क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। क्योंकि अगर ये 1 से बड़ा आ गया डिसोसिएट करने से, तब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, चेंज कर देगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा। यानी ये खोपड़ी में रखिए टर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास।
और अगर आई का वैल्यू बढ़ जाएगा तो कॉलीगेटिव बढ़ जाएगा तो मोलर मास क्या होगा, घट जाएगा। बोले सर ये आप कैसे बोल सकते हैं? बोल नहीं सकते हैं। आप कोई भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी उठाइए, जैसे डेल्टा टीबी, हम लोग क्या पढ़े थे? केबी इनटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, देखिए मोलर मास क्या है, अगर ये न्यूमरेटर है तो ये कहां आ गया? डिनोमिनेटर कहां आ गया? यानी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर I का वैल्यू बढ़ गया तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अगर बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? डिक्रीज करेगा। किसके लिए? तो जितना भी डिसोसिएशन होता है, जितना भी पोलर आयनिक कंपाउंड जैसे HCl, KCl, K2SO4, और ऐसा नहीं कि CH3COOH नहीं होगा, CH3COOH भी होगा लेकिन वो वाटर में, किसमें? वाटर में, क्योंकि CH3COOH इज ए एसिड। और जब हम एसिड को पानी में डालते हैं तो सबको पता है कि H+ देगा, और H+ तभी देगा जब वो डिसोसिएट क्या देगा? H+। कब? यही सब ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत तंग करता है न्यूमेरिकल, इसलिए बार बार बोलते हैं कि बेसिक फंडामेंटल एकदम स्ट्रांग होना कि अगर हमको CH3COOH का अभी तो थोड़ा देर पहले सर आप बताए थे किसमें एसोसिएशन बताया, फिर अभी डिसोसिएशन, अब उस समय बताए थे कि सॉल्वेंट वाटर नहीं लेना है, बेंजीन लेना है। क्या लेना है? बेंजीन। यानी यही CH3COOH अगर नॉन पोलर में रखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड तो एसोसिएशन होगा, चाहे बेंजीन हो, टॉल्यूइन हो, क्लोरोफॉर्म हो। लेकिन यही चीज अगर हम पोलर में डाल दिए, पानी में डाल दिए, तो वाटर ऑलवेज डिसोसिएट द एसिड। ये क्या करता है? डिसोसिएशन का काम करेगा। तो जब डिसोसिएशन होगा y का वैल्यू क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन। अब देखिए फोर्थ कंडीशन इसका क्या आता है? फॉर एसोसिएशन, कि अगर एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट हो रहा है तो कैसे बनाएंगे? तब में ये I का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आता है, और अगर लेस देन 1 आ गया तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी भी कम जाएगा, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अगर डिक्रीज कर जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। यानी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली बिलोंग करता है किससे? I से, और अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? डिक्रीज, और अगर ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज। जैसे एग्जांपल क्या होता है? तो CH3COOH, जैसे C6H5COOH, लेकिन याद रखना है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। कब? जब हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे तब ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, व्हेन इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इट स्टार्ट द एसोसिएशन। लेकिन अगर यही चीज हम पोलर में ले लेंगे, पानी में, तो ये क्या शो करता है? डिसोसिएशन। इसलिए कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही न्यूमेरिकल इससे। आप देखिए इसका जो फोर्थ हो गया, फिफ्थ एप्लीकेशन है, इट करेक्ट द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ये सारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को करेक्ट करता है, सारा। मतलब कैसे? मतलब सिंपल सा मंत्र दिया, बाय यूजिंग I। जैसे हम लोग पढ़े थे फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? RlPp इज इक्वल टू क्या था? काई सॉल्यूट। बोले इसको राइट करना है, राइट करना है तो कुछ नहीं करना है, इसके आगे खाली I लगा देना। सेकेंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? कि डेल्टा Tb इज इक्वल टू, याद करिए, Kb इनटू n मोलैरिटी। फिर अगर इसको राइट करना है तो इसके आगे क्या लगाना होगा? I। थर्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े थे? डेल्टा Tf इज इक्वल टू Kf इनटू m। इसको भी राइट करना है, इसके आगे I। व्हाट इज I? इट इज वेंट ऑफ फैक्टर। और फोर्थ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? पाई। पाई को अगर हमको करेक्ट करना है तो इसके आगे I। अब सवाल है कि सर कब I लगाना और कब नहीं लगाना? अब लगाना और कब नहीं लगाना है वो डिपेंड करता है कि अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो अगर हम नहीं भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर एकदम राइट आएगा, चाहे वो 12 का बोर्ड का न्यूमेरिकल हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइट पे अगर I नहीं लगाए
जैसे NaCl दिया और यू डू नॉट यूज द आई, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो NaCl क्या कर गया, डिसोसिएट कर गया, और डिसोसिएट के टर्म में आंसर मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो उसके लिए आई लगाना एकदम नेसेसरी होगा। क्या? तो मेरे अकॉर्डिंगली क्या है कि सब में लगा दीजिए। अगर वहां पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो आई का वैल्यू 1 रख देना, और अगर इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो पहले हम NaCl का आई का वैल्यू निकाल लेंगे। अब आई निकालने के लिए भी देयर इज ए टू डिफरेंट कंडीशन दैट हैव टू प्रोबेबिलिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, हम लोग इक्विलिब्रियम में ना एक चीज पढ़े थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, जैसे ना हम बहुत सा मान लीजिए कॉम्पिटिशन्स का या बहुत सा इंस्टीट्यूट का वीडियो देखते हैं, तो उसमें भी हमको दिखता है कि वो पूरा का पूरा नहीं बताता है, थोड़ा थोड़ा बताया, स्किप करेगा। तो अगर वो स्किप कर गया, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंगली चैप्टर कब कंप्लीट होगा, जब वो 100% हमको से क्वेश्चन बन जाना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल हो सकता है व्हेन यू हैव टू रीड अबाउट द 100% ऑब्जर्वेशन की। वैसे जब ये सॉल्यूट को जब हम पानी में डालते हैं तो देयर इज ए टू पॉसिबिलिटी, एक को बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन, अगर वो पूरा टूट गया तब उसको बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन, उसके लिए हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन एक हम लोग पढ़ते हैं पार्शियल डिसोसिएशन के, पूरा टूटा ही नहीं, जैसे कोई बंदा है सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा दिए, अब उसमें से देखे कि बहुत सा टॉपिक है तो छाट करके टॉपिक पढ़े, स्किप करके टॉपिक पढ़े, तो अगर उसके अकॉर्डिंगली स्किप किया और अगर एग्जाम में नहीं आया तो बेचारा गया। अगर गुड लक है वो आ गया तब तो उसको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो वैसे यहाँ पे कि इस टॉपिक्स में भी एक हम लोग को पढ़ना होगा कि 100% डिसोसिएशन न्यूमेरिकल बनाना है तो वो सिर्फ स्पेशली है न्यूमेरिकल के लिए, थ्योरेटिकल यही तक था वो खत्म। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए देयर इज ए टू प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन और एक प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिसोसिएशन, जिसको कहा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितना टूटा। जैसे एग्जांपल समझा देते हैं ताकि आप लोग को आगे हेल्प हो। जैसे कुछ मत करिए, एक ग्लास पानी लीजिए, अभी नहीं सर पानी लिए पी लेते घर में, नहीं, एक ग्लास पानी लीजिए, 1 चम्मच कॉमन सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर दीजिए। जैसे डिसॉल्व करते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मान लीजिए 1 सेकेंड में या 2 सेकेंड हो सकता है, पूरा का पूरा डिसॉल्व कर दीजिए। इट इज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन। क्या वो एग्जांपल है कंप्लीट डिसोसिएशन। अब क्या करिए, 1 ग्लास और पानी लीजिए, उसमें सेम अमाउंट यूरिया लीजिए, या हम लोग जानते हैं पोटासियम फिटकरी, वो भी एक तरह का सॉल्ट है, उसको उस पानी में डाल दीजिए। अब उतना ही टाइम, जितना टाइम हम कॉमन सॉल्ट को दिए थे उतना ही टाइम हम लोग फिटकरी को देते, देखते हैं पूरा नहीं मिलता। तो क्यों नहीं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। वही चीज को हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिसोसिएशन। तो कितना परसेंट होता, 10%, 20%, 2%, 1%, तो न्यूमेरिकल में उसको लेकर के बनाना पड़ेगा, तब आप 100% इस चैप्टर से गेन कर सकते हैं। नहीं तो समझ लीजिए अगर वो नहीं पढ़ रहे तो 12 बोर्ड में तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अधूरा रहता है। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर का हम लोग अब एंडिंग पोजीशन पे पहुंच गए, और जैसा कि हम लोगों ने रेगुलरिटी बनाया है कि क्वेश्चन राउंड चैलेंज करना है, तो 6 डे के क्वेश्चन राउंड चैलेंज का जो क्वेश्चंस है वो आपके बोर्ड पे लिखा। अब इस बोर्ड पे जो क्वेश्चंस लिखा उसको बढ़िया से कॉपी डाउन करिए, और उस कॉपी डाउन करके उसको घर में बनाइए, और बना करके जितने जल्दी से हो सके आप YouTube पे जा करके कमेंट करना। तो पहले इसको कॉपी करिए, और बच्चों जैसा कि हम लोगों ने रेगुलर रूटीन बनाया था उसके अकॉर्डिंगली अब टाइम एंडिंग होने जा रहा है, तो आप लोगों से विदा लेने का समय अब आ गया। वैसे तो मन नहीं करता है विदा लेने का, लेकिन अब आप लोगों से विदा लेने का समय आ गया, तो अलविदा, सलामत रहिए, खैरियत बना करके रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि टेक केयर योर सेल्फ, योर फैमिली, एंड सबसे इंपॉर्टेंट योर स्टडी। आप अपने पढ़ाई का जरूर ध्यान रखिए। Thank you for watching the video lecture, and I will meet you next lecture.